चलो देखो बेटा, हम लोग कर रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस एमएम अप्रोच। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जरा देखिए, बताओ ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी थी, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी थी, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? ये मिड वे अप्रोच थी बेटा। इसमें क्या था कि तीन डायग्राम बने थे ना, तीन अलग अलग स्टेजेस थी। ये क्या कर रही थी, कुछ दूर तक कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ाने पे क्या होता है कि वो हम लोग का डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद बढ़ने लगता है। तो ये मिड वे अप्रोच लेके चलती है। और आगे एमएम अप्रोच, एमएम में क्या पढ़ा था, विद टैक्स में क्या था, विद टैक्स कैसी थी, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? और विदाउट टैक्स इररेलेवेंट। ठीक है, तो अब हम लोग एमएम अप्रोच और इसमें डिफरेंस के लिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलो जरा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा सब लोग, क्या लिखा है पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11, जॉर्डन लिमिटेड हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम इज 5 लाख। कोई कंपनी है, उसके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम है 5 लाख की। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या हुआ बेटा, एबीआईटी। एबीआईटी दे रखा है 5 लाख का। आगे बढ़ो, एंड द टोटल कैपिटलाइजेशन रेट, टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज 50 लाख ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख का इन्होंने कैपिटलाइजेशन किया है, कैपिटल में इंप्रूवमेंट किया है। द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू इंट्रोड्यूस डेट फाइनेंसिंग इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी चाहती है कि उनकी कैपिटल में डेट आ जाए। अच्छा, अब कह रहे हैं कंपनी हैज वेरियस ऑप्शंस। अब ये देखो, कंपनी के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि उनको, कंपनी के पास इतने सारे ऑप्शन हैं। अब हमसे कहता है द वैल्यू, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेट। कहते हैं ये इतनी इंफॉर्मेशन है अलग अलग डेट पे। अब हमसे कह रहा है एज्यूमिंग नो टैक्स, एज्यूमिंग नो टैक्स and that the firm always maintain books at book values, you are required to calculate amount payable to amount of debt employed by firm as per traditional approach। और उसके बाद करना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इफ एमएम अप्रोच इज फॉलो। इससे करना है बेटा। अब देखो पहले तो है क्या इसमें, ये बेटा दो कंपनी है, ये है एक्स लिमिटेड और ये है वाई लिमिटेड। जैसे बताओ, जीरो का डेट है तो इक्विटी कितने का होगा, 50 का। कैपिटलाइजेशन कितने का किया है, 50 लाख का। मतलब कैपिटल कितने की मार्केट से इन्होंने पिक करी है, 50 लाख की। तो अगर डेट नहीं है तो कितने का होगा, फिर इक्विटी कितने का होगा, 50 लाख का। फिर डेट 6 का है तो अच्छा डेट दिया है, ठीक है। डेट नहीं है तो इक्विटी कितने का हो गया, 50 लाख का। इसमें 45, फिर यहाँ पे 40 एंड सो ऑन, मतलब अलग अलग डेट और इक्विटी आता जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि assuming no tax, the firm always maintain books at book values. You are required to calculate amount of debt uh, to capital employed by the firm as per traditional approach और equity capitalization rate। दो चीजें। इक्विटी कैपिटलाइजेशन का रेट का मतलब क्या हुआ, के ही निकालना है, के ही निकालना है। अच्छा, अब याद करो जरा, इसमें एमएम अप्रोच में के ही कैसे निकालते थे, एमएम अप्रोच में के ही कैसे निकालते थे? अच्छा, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 11 बी हम लोगों ने किया है कि नहीं, अपनी कॉपी चेक करो पहले, फिर वो करा के तभी ये करें। दोनों एक ही जैसे। कॉपी में देखो 11 बी किया है क्या, नहीं किया है ना? तो सुनो, 11 बी कराता हूँ, वैसे ये भी है तो ये आराम से कर लोगे, दोनों एक ही जैसे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बी हम लोग करने जा रहे हैं, उसके बाद करेंगे 11 ए। चलो, अब ये जरा देखो, 11 बी वाला फिर 11 ए कराता हूँ। सब लोग सामने देखो क्या लिखा है,
वैसे ही है। एल लिमिटेड हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹21,60,000। ईबीआईटी कितना है? 21,60,000। द टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ 120 लाख। टोटल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी है? 1,01,20 लाख। The company is evaluating the option to introduce debt financing in the capital structure has following information available। अब इसमें खाली एक कंपनी का है, उसमें दो का है, बस यही फर्क है। अब जरा बताओ, इधर देखो, डेट जीरो है तो इक्विटी कितना होगा? पूरा 120 लाख। क्यों इक्विटी होगा? प्रेफरेंस क्यों नहीं होगा? इस चैप्टर में अजम्पशन होती है कि कभी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं हो सकती है ना, या तो डेट होगा या तो इक्विटी होगा। ठीक है, अच्छा आगे 10 है तो 110 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग करेंगे। तो अब आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ फर्म। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म याद है किसी को? कैसे आती थी वैल्यू ऑफ फर्म? EBIT डिवाइडेड बाई KO। KE KO दोनों हो गया ना। जैसे अभी क्या है, ये देखो, एक लाख। अभी ये डेट के बारे में सोच रहे हैं तो प्रेजेंटली इनके पास डेट जीरो है। अब बताओ, तो ये होता तो KE है, लेकिन यहाँ पे क्या है? KE बराबर है KO के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे KO। ठीक है, अब देखो, नेट ऑपरेटिंग इनकम बेटा क्वेश्चन में बता रखी है 21,60,000 की, तो यहाँ लिखेंगे 21,60,000 की नेट ऑपरेटिंग इनकम है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। अब इधर देखो, वैल्यू ऑफ फर्म की बात आ रही है, तो ये लिखा है ना, टोटल कैपिटल कितनी है? 1,20,00,000। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1,20,00,000 अभी कंपनी की वैल्यू है। यहां से हम लोग निकाल लेंगे KO। देखो जरा कितना आएगा ये? 21,60,000 डिवाइडेड बाई 1,20,00,000, 18%। ये आ गया 18% का आ गया हम लोग के पास KO। अच्छा, यही KE भी होगा। तो ये तो हमने एक काम किया। अब जरा देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सब लोग सामने देखो, डिमांड क्या है बेटा? लास्ट लाइन पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एज पर MM अप्रोच। हमें MM अप्रोच से इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, और अज्यूम दैट फर्म ऑपरेट जीरो टैक्स रिजीम एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू। तो कुल मिला के हम लोग को KE निकालना है। KE निकालना है, तो अब हम लोग KE निकालने जा रहे हैं। लिखिए नीचे, स्टेटमेंट showing equity capitalization rate, equity capitalization rate at different level of debt। अलग अलग डेट पे हम लोग को निकालना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो अब एक हेडिंग बनाओ, कई सारे कॉलम बनेंगे बेटा। वैल्यू ऑफ डेट, फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, KD, और KD। चलो अब पहले इतना लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखो इनके पास डेट कितने कितने हैं। ये देखो यहाँ लिखा है, पहले वाले में डेट है ही नहीं, तो डेट हो गया जीरो। तो सारा पैसा कहाँ से आएगा? इक्विटी से।
दूसरा देखो बेटा, एक एक लाइन छोड़ के करना। 10 लाख का डेट है, अगर 10 लाख का डेट है तो 1 करोड़ 10 लाख आएगा इक्विटी से। 20 लाख का डेट है, 20 लाख का है, फिर 30 लाख का है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख और आखिरी में है 80 लाख। 120 में से माइनस करके लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 करोड़ 90 लाख, 80 लाख, 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 40 लाख। हो गया? अच्छा, अब जरा इधर देखिए सामने। के ई निकालना है हम लोग को बेटा, के ई निकालना है क्वेश्चन में। ये जरा एक बार क्वेश्चन देख लो फिर हम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एज पर एमएम अप्रोच। जरा बताओ ये एमएम कौन सी लगेगी, विद टैक्स या विदाउट टैक्स? कैसे पता चला? लिखा है जीरो टैक्स। अब अगर रिवाइज कर लें खुद से हम लोग तो ये देखो, ये थी अप्रोच, इसमें कुछ था ही नहीं। विदाउट टैक्स वाली यही थी। अप्रोच वॉज गिवन बाई एमएम, दिस अप्रोच इज सिमिलर टू एनओआई। अब इसमें क्या था, के ओ हमेशा सेम होगा, के ई बड़ा होगा के डी से, के डी सेम होगा। और इसमें हम लोग ऐसे करते थे, देखो, के ओ बराबर होता था के ई इंटू डब्ल्यू डी। मैं इधर लिख रहा हूँ, के ओ बराबर होता था के ई इंटू डब्ल्यू ई प्लस के डी इंटू डब्ल्यू डी के बराबर। जरा बताओ, अगर ये निकालना पड़े, ये निकालना पड़े तो कैसे होगा? इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा के ओ माइनस के डी इंटू डब्ल्यू डी बराबर के ई डब्ल्यू ई। तो अगर के ई चाहिए तो हो जाएगा के ओ माइनस के डी इंटू डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाई के ई डब्ल्यू ई, सॉरी, यही हो जाएगा ना। या हम ऐसे कर लें, के ओ अपॉन डब्ल्यू ई माइनस डब्ल्यू डी अपॉन डब्ल्यू ई इंटू के डी, कर सकते हो ना? तो ऐसे ही बेटा निकलेगा, इसलिए इसको बताया। अब देखो, हम लोगों ने के ओ निकाल लिया है सवाल में, बोलो। अब 1 करोड़ 20 लाख टोटल चाहिए, तो वेट आ गए हैं ना, डेट जीरो है तो इक्विटी 1 करोड़ 20 लाख है, तो डब्ल्यू ई और के ई के, ये डब्ल्यू डी ऑलरेडी आ चुका है। के डी दिया होगा क्वेश्चन में ही, देखो यहाँ पे है के डी। के डी की वैल्यू ये है ना इंटरेस्ट रेट, यहाँ नहीं है, यहाँ 7% अलग अलग करके दे रखा है ना बेटा। तो बस इसी को रख के यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब रिवाइज भी हो गया आपका, यहाँ से शुरू करो। तो एक कॉलम बन गया। अब वही चीज दिमाग में रखो, के डी आओ लिख लेते हैं। के डी क्वेश्चन में दिया है ना, पहले वाले में शायद नहीं है, पहले में नहीं। 7 7 7.5 7.5 7 7 7.5 7.5 8 8.5 9 10 8 8.5 9 और 10, ये आ गया के डी। अब यहाँ लिख देते हैं जरा के ओ
अब बताओ एमएम अप्रोच में क्या होता है, के ओ हमेशा, एमएम अप्रोच में क्या होता है, के ओ कैसा रहता है, कांस्टेंट या चेंज होता है? ये देखो अभी अभी पढ़ा ना, एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स, ये देखो अभी लिखवाया था, MM had suggested that value of firm will remain same, KO will always remain same. KO कितना निकाले हो, 18%। तो डेट किसी भी लेवल पे जाएगा, KO आपका रहेगा 18%। सब में लिख डालो 18%। और अब यहां निकाल लेते हैं KE। अब यहां निकाल लेते हैं KE। KE का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने बनाया था, KO बराबर होता है KD इंटू WD माइनस प्लस KE इंटू WE, तो हो जाएगा KO माइनस KD इंटू WD और अपॉन WE, ये हो जाएगी KE के बराबर। या इसी को मैंने ऐसे कहा, KO अपॉन WE माइनस KD इंटू WD अपॉन WE के बराबर हो जाएगा KE। तो हमने यहाँ लिखा KE बराबर KO अपॉन WE माइनस KD WD अपॉन WE। अब इसी में वैल्यू रखते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो KE यहाँ निकालें तो KO है 18% अपॉन WE माइनस KD। पहले वाले में बेटा KD है ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं आगे लिख के। एक मिनट जरा इधर देख लो तो बता, ये बताओ KO कैसे निकाला था, KD इंटू WD और KE इंटू WE ऐसे किया था, देखना बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बस। अब ये बताओ ऐसे हो जाएगा, KO माइनस KD WD बराबर KE WE के, और KE चाहिए तो हो जाएगा KO माइनस KO माइनस KD और डिवाइडेड बाई WE, ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें बेटा, KO माइनस KD KO माइनस KD इंटू WD और डिवाइडेड बाई, या ये ऐसे हो गया हम लोगों के पास। अब ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये हो जाएगी KE की। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे ठीक लग रहा है, इससे करवाऊं या इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, यहाँ तक ठीक है ये जो हमने लिखा हुआ है बेटा? ये बताओ ये समझ में आ रहा है, ये जो लिखा है KE की वैल्यू ऐसे कर लिया जाए। अब ये बताओ पहले में डेट कितना है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगी। तो अब इस यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है ना, वो तो 18% ही रहेगा। क्यों 18 रहेगा, लॉजिक बताओ। KD है ही नहीं और KE है कितना इनका 18%, तो वही 18 रहेगा। तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्ट ऐसे 18% लिख दो।
लिख लिया है तो भी जैसे लिखा था वैसे करके बराबर 18% लिख दो। अब आओ दूसरे में निकालते हैं, दूसरे वाले में निकालते हैं। तो यहाँ के ई अगर हम लोग निकालेंगे तो के ओ हो गया 18 अपॉन डब्ल्यू ई 1 करोड़ 10 लाख माइनस के डी 7 और 7 इंटू। अच्छा अब ये बताओ डब्ल्यू डी कितना है हम लोग का दूसरे वाले में 10 लाख और ये है 1 करोड़ 10 लाख। जरा देखो रेशियो कितना आएगा। नाइन जीरो नाइन डब्ल्यू ई हाँ पॉइंट में आएगा कितना आएगा बताओ। कितना 0 पॉइंट। अच्छा बेटा 1 मिनट जरा इधर देख लो सब लोग, सब लोग इधर देख लो पहले शुरू से देख लो। ये बताओ मुझे एक बार और देखो फिर बताता हूँ। ये बताओ क्या लिखा था। ऑपरेटिंग इनकम है 21,60,000 की, हम लोगों ने लिख लिया 21,60,000। उसके बाद लिखा था कंपनी के पास 18% का लिखा था 120 लाख का इनकी टोटल कैपिटल है, तो हम लोगों ने ये भी लिख लिया 120 लाख की है। यहाँ से हम लोगों ने के ओ निकाल लिया। सब लोग बताओ पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया बताओ। अब यहाँ आओ देखो उसने क्या कहा था अलग अलग पे इक्विटी निकाल लो, अलग अलग पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जरा इधर देखो सब लोग बताओ डब्ल्यू डी क्या होता है, डब्ल्यू डी और डब्ल्यू ई क्या होता है। देखो इधर डब्ल्यू डी का मतलब क्या होता है टोटल कैपिटल में डेट कितना, और डब्ल्यू डब्ल्यू डी का मतलब ये होता है, डब्ल्यू ई का मतलब क्या होता है टोटल कैपिटल में इक्विटी कितना, यही ना। अब इसमें अगर तुम लोग के पास मैनेज हो पाए 2 कॉलम और बन पाएंगे कि नहीं, बन जाएगा। तो अगर बन जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि सब में चेंज हो रहा है। इधर देखो ना बन पाए तो नीचे कहीं लिख लो। सब लोग देखो जरा बताओ इसी में अगर मैं ऐसे करूं एक कॉलम बना दिया डब्ल्यू ई का और एक कॉलम बना दिया डब्ल्यू डी का, जरा बताओ पहले वाले में डब्ल्यू ई कितना है पूरा 1 है। अरे इक्विटी से ही तो 1 करोड़ 20 लाख लगाया है, पूरा कहाँ से आया इक्विटी से, डेट नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरे में देखो, दूसरे में डब्ल्यू ई निकाल रहे हैं हम लोग ना, तो ये बताओ 1 करोड़ 20 लाख में से 1 करोड़ 10 लाख इक्विटी से लिए हैं। देखो कितना आएगा ये 0.91 अब बेटा इसमें ये फ्रैक्शन लिखते नहीं बनेगा तो डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे सब लोग। ठीक है अब बोलते जाओ फिर कितना कितना आएगा 0.916। अब यहाँ देखो तीसरे वाले में 1 करोड़ 20 लाख में 1 करोड़ लाए हैं यहाँ से तो 0.8 0.83। ठीक है अब यहाँ देखो तीसरे में 90 लाख लाए हैं 1 करोड़ 20 में से, इधर देखो 90 लाख लाए हैं 120 में से, कितना आता है 0.75। तो ये लिख दिया 0.75।
फिर यार देखो 80 लेके आए हैं 120 से 0.66, फिर 70 लेके आए हैं 70 डिवाइडेड बाई 120 0.583, अगला देखो 70 के बाद कितना है 60, 60 तो 60 तो 0.5 सीधे सीधे आधा हो गया ना, निकालने की जरूरत ही क्या है। 50 अगर 50 लाख लाए हैं 120 में से तो हुआ 0.4166। फिर आगे बेटा अगर कितना लाए हैं लास्ट में 40, 40 लाख लाए हैं 120 में से तो 0.3333, ये इसका वेट हो गया। चलो ऐसे डेट वाला देख लो जरा, डेट वाला ऐसे ही। अच्छा इक्विटी का वेट आ चुका है, ठीक है। चलो अब डेट वाला वेट, तो पहले में डेट था नहीं, दूसरे में 10 लाख का आया, तो हम लोग करेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाई 120 लाख, तो ये आया 0.083, 0.0833। 20 लाख का है तो 20 डिवाइडेड बाई 120, ये आ गया 0.16। 30 हो गया है, 30 डिवाइडेड बाई 120 0.25 सीधे सीधे। 40 हो गया है बेटा, 40 डिवाइडेड बाई 120 0.33। 50 हो गया है, 50 डिवाइडेड बाई 120 4167। 60 सीधा हो जाएगा 0.5, 70 0.583 और 80 हो जाएगा 0.66। अब बस यही वैल्यू रख के हम लोग निकाल लेंगे के ई। यही वैल्यू रख के 18 सब में रहेगा, कौन सा ये डब्ल्यू डी, हाँ ये अच्छा, ठीक है। अब सारी वैल्यू इसमें रख के आंसर निकाल लेते हैं। 18 रहना है, यहाँ लिख दिया 0.8333, 0.75, 0.67, 0.58, 0.5, 0.416, 0.33 माइनस सब में रहेगा के डी लिख देते हैं। के डी पहले में हम लोगों का के डी है 7, 7, 7.5, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया 0.083, 0.916।
0.166, 0.833, 0.25, 0.75, 0.33, 0.67, 0.416, 0.583, 0.5, 0.5, 0.583, 0.416, 0.66, 0.33। चलो अब एक एक सॉल्व करके बताओ कितना कितना आ रहा है किसमें। 19, फिर 20.2, 21.5, उसके बाद 23.26, 23.25, फिर 25.15, 27.5, 40। सेकंड लास्ट कितना आ रहा है? 30 पॉइंट। और लास्ट वाला 34। ठीक है, हो गया सबका, आगे बढ़े।
ठीक है, हो गया सबका, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, ये वाला सॉल्व कैसे किया था, लिख के एक एक पॉइंट। सब लोग इधर देखो, ये इक्वेशन पूरी लिख लिख के सॉल्व करी है ये वाली। ठीक है, अब इसको देखो एग्जाम में ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूं, देख लो फटाफट जल्दी से सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में कैलकुलेटर पे। ठीक है, अब देखो ऐसे करेंगे हम लोग ऐसे करेंगे बेटा, पहले आप इसको इससे डिवाइड कर लो, 0.083 डिवाइडेड बाई क्या था नीचे, 0.916, 0.916 डिवाइड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये जो था 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इंटू 7 इक्वल्स टू हो गया ये। अब देखो इसको m प्लस कर दिया तो मेमोरी में चला गया। ठीक है, अब इसके बाद ये सॉल्व करो इधर वाला, 18 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये देखो इधर जो लिखा है लिखा रहने दो, 18 डिवाइडेड बाई 0.916, ये डिवाइड हो गया। अब पहला वाला स्क्रीन पे है, दूसरा मेमोरी में है, तो माइनस मेमोरी रिकॉल 2 बार इक्वल्स टू डायरेक्ट आ जाएगा। समझ आए? लिखवा देता हूं, एक से लिखवा दूं। चलो लिखवा रहा हूं, फिर खुद से करके देख लो, है ना। चलो एक वाला, एक यही वाला मैं लिखवा दे रहा हूं, हाउ टू सॉल्व। अब ऐसे टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट एक बार टेबल बनाओगे लिखते चले जाओगे। हाउ टू सॉल्व, यही जो मैंने बताया था, 18 अपॉन 0.916 माइनस 7 इंटू 0.083 डिवाइडेड बाई 0.916 ऑन कैलकुलेटर। चलो मैं बोल रहा हूं, जरा एक बार सॉल्व कर लो, फिर वही लिखवा दूंगा। चलो जो मैं बोलो, कैलकुलेटर निकालो सब बच्चे, कैलकुलेटर निकालो। निकाल लिया? स्क्रीन पे देखो m तो नहीं लिखा हुआ है, कैलकुलेटर पे चेक करो, कुछ m तो नहीं लिखा हुआ है? लिखा है तो MRC वाला बटन 2 बार प्रेस करो। m का मतलब पहले से मेमोरी में कुछ है, अगर m नहीं लिखा होगा तभी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब m तो नहीं लिखा है। अब चलो मेरे साथ साथ काम करो, ये टाइप करो कैलकुलेटर पे, 0.083, 0.083 कर लिया? ये देखो मैं भी कर रहा हूं, साथ साथ करो। 0.083, जल्दबाजी नहीं, मेरे साथ साथ काम करना। फिर देखो दोबारा, डिवाइडेड बाई 0.916, तो ये देखो डिवाइडेड बाई 0.916 इक्वल्स टू, कर लिया? यही आ रहा है सबका? अच्छा अब इधर देखो सामने, सोचते हुए चलो, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे कर लिया, इंटू 7 इक्वल्स टू, इंटू 7 इक्वल्स टू, हो गया? यही आ रहा है, मिलाओ स्क्रीन पे। अब इधर देखो, या तो हम इसको लिखें, लिखने में टाइम बर्बाद होगा, सारा डिजिट लिखें, तो हम कैलकुलेटर में ही लिख देंगे। कैसे? m प्लस वाला बटन, m प्लस मतलब मेमोरी में डाल दिया, m प्लस का मतलब मेमोरी में कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो सामने, अब ये करो 18 डिवाइडेड बाई 0.916, ये जो है ऐसे रहने दो, इसी पे टाइप करो 18, टाइप करो 18 डिवाइडेड बाई 0.916 इक्वल्स टू, हो गया? अब मेरी तरफ देखो सामने, बेटा देखो ये अपने स्क्रीन पे है, ये वाला मेमोरी में है, तो स्क्रीन पे ये है, तो माइनस वाला बटन प्रेस करो, माइनस मेमोरी रिकॉल 2 बार, एमआरसी बटन 2 बार, और इक्वल्स टू कर दो। समझ में? बड़े बड़े इक्वेशन ऐसे एक बार में, स्पीड होगी तो लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा। और ऐसे सवाल एग्जाम में आए हैं, कहां तक बचोगे? लिखवा दूं इसको? अब देखो जीटी बटन चाहिए हम लोग को, m प्लस m माइनस ये सब चाहिए बटन, है ना। तो कैलकुलेटर चेंज कर लेना, अगर नहीं होगा तो एग्जाम में इन सबसे बहुत इजी हो जाता है। चलो लिखो इसके स्टेप। आया कि फिर से बताऊं? बोलो सब लोग, आ गया? चलो लिखो कैसे कैसे करोगे, देखो स्टेप 1,
चलो ये देखो ऐसे, पहले 0.083 लिखा डिवाइडेड बाई 0.916 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल्स टू m प्लस, उसके बाद 18 डिवाइडेड बाई 0.916 इक्वल्स टू माइनस मेमोरी रिकॉल दो बार, मेमोरी रिकॉल दो बार, और इक्वल्स टू आ गया आंसर। ये सब एग्जाम में करके आओगे तो टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन तो आते ही हैं ऐसे। ठीक है, आ गया सबका? कोई रैंडमली एक कैलकुलेशन और करके देख लो, उसी में से मैच कर रहा है कि नहीं। अपने मन से रैंडमली एक कैलकुलेशन और करके देख लो, जैसे आखिरी वाली देख लो जो थोड़ी बहुत टेक्निकल। ये आखिरी वाली तो आसान हो जाएगी। ये वाली करो, ये वाली। चलो देखो, ये कैल आपके पास डिजिट है, स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, देख के अपना करो फटाफट, जल्दी से बताओ। आ गया? अब उससे क्या होता है, सारे डिजिट लेके करते हो, लिखना भी कम पड़ता है, तो सीधा आंसर आ जाता है। आगे बढ़ो। चलो तो इस तरह बेटा हम लोग काम करेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लगाए हो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसके पहले वाला 11। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करोगे, नहीं आएगा अगली क्लास में करेंगे। पढ़ना सोचना। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, समझ लो जरा क्वेश्चन में। देखो ये डेट दिया है, सब बच्चे देखो, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये डेट है कि टोटल पैसे कितने लाए थे, 50 लाख। तो डेट जीरो है, तो इक्विटी कितनी होगी, 50 लाख। अब ये सवाल लंबा हो गया, एक बार एक्स लिमिटेड का, एक बार वाई लिमिटेड का। अगर हम डेट लेते हैं एक्स से तो रेट ये पड़ रहा है, और अगर यही लोन लेते हैं वाई से तो रेट ये पड़ रहा है। समझे? अब एक बार क्या करोगे, डेट और इक्विटी एक्स से, फिर दोबारा डेट और इक्विटी वाई से। सेम यही क्वेश्चन है, समझ आ रहा है? निकलना क्या था इसमें, कुछ अलग था कि यही था? उसमें देखो आखिरी में क्या लिखा है, क्या कैलकुलेट करना है। इसमें भी हम लोग को निकालना है अमाउंट ऑफ डेट टू बी एम्प्लॉयड बाई फर्म और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो मैं ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या होता है, के ई, वही निकाला है। ठीक है, तो ये निकाल के लाओगे, ये मैं करवाऊंगा ट्रेडिशनल अप्रोच वाला। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब एक बार देखो 12B हम लोगों ने किया है कि नहीं बेटा, सब बच्चे चेक करो, क्वेश्चन नंबर 12B। नहीं किया है थे? ठीक है, चलो अब करेंगे 12B, फटाफट आ जाओ। आज क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन नंबर 12B। चलो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। ये रहा, लिखा है बेटा,
कल्याणम लिमिटेड हैज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34,50,000, हैज एम्प्लॉयड डेट विच गिव्स टोटल इंटरेस्ट 7,50,000। अच्छा, द फर्म हैज एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट, ये दे रखा है के ई और ये वाला है के डी। फिर पढ़ो, द फर्म हैज न्यू प्रपोजल बिफोर इट विच रिक्वायर्स फंड्स ऑफ 75 लाख, मतलब इनको अब नए फंड चाहिए 75 लाख का। एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एडिशनल प्रॉफिट 14,25,000 का, अभी ईबीआईटी इतना है और इतने से ये बढ़ेगा। टू फाइनेंस द प्रपोजल द फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू एडिशनल डेट ऑफ 8%। फर्म सोच रही है ये जो 75 लाख चाहिए इसके लिए क्या करें, डेट इशू कर दें। विल नॉट बाय इशूइंग एनी इक्विटी शेयर, नए इक्विटी शेयर नहीं इशू करेंगे। हमसे कह रहा है बिफोर द प्रपोजल एंड आफ्टर द प्रपोजल, WACC निकाल के बताना है। क्या निकालना है? अब बताओ WACC कैसे निकालते थे हम लोग? चलो हाँ लिखो, यहां पे लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ WACC बिफोर न्यू प्रपोजल। तो बेटा हम लोग लिखते थे सोर्सेस, फिर अमाउंट, वेट, कॉस्ट, और यहां आता था वेट इनटू कॉस्ट। अब इसी में लिखते जाएंगे। तो अब यहां से देखो, बिफोर का मतलब पहले वाली बात कर रहा है ये, बिफोर का मतलब पहले वाली बात कर रहा है। चलो अब ये देखो बेटा क्या क्या दिया है, जो है पहले वो लिख लेते हैं पूरे इत्मीनान से। देखो, के लिमिटेड के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, कैपिटल एंड हैज एम्प्लॉयड डेट विच गिव्स इंटरेस्ट चार्जेस 7 लाख। अब ये बताओ बेटा, 7,50,000 का इंटरेस्ट, सब लोग देखना, 7,50,000 का इंटरेस्ट आ रहा है और ये 8% के बराबर है, तो इसका मतलब लोन कितने का लिया होगा? 93,75,000। लिखो, जहां डेट है यहां पहले लिखा डेट और यहां लिख दिया 93,75,000। अच्छा, डेट आ गया और डेट का वो दिया है कितना, 8%। 8% है। आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट। अब ये देखो और क्या लिखा है, द फर्म हैज एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट आर दिस एंड दिस। तो केई कंपनी का 16% है, तो जहां केई लिखना है वहां लिख दिया 16%। वेट दोनों का मिला के 1 होगा ही होगा। अब मुझे निकालना है इक्विटी कितने की और उसका वेट कितना। मुझे इक्विटी निकालनी है, और तो उसके लिए नीचे बना लेते हैं वर्किंग नोट। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट नहीं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलो सब बच्चे बताओ, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हो क्या आ जाता है? EBT। लेकिन इस चैप्टर में टैक्स तो होता नहीं, तो यही क्या हो गया, EAT। प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो यही हो गया अर्निंग फॉर 34,50,000 का EBIT है, 7,50,000 का इंटरेस्ट गया है, माइनस कर दोगे तो कितना आएगा ये, 24, 27 ना। तो इसका मतलब 27 लाख की अर्निंग फॉर इक्विटी है। इक्विटी वालों के लिए हमने 27 लाख कमाया, और बेटा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हम लोग को दे रखा है 16% का। तो अगर यहां से निकालें वैल्यू ऑफ इक्विटी,
तो ये हो जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई के ई, 27 लाख डिवाइडेड बाई 16%, देखो कितना आएगा, 75,000। तो ये आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब इसको हम पुट कर सकते हैं ऊपर। हो गया 168,75,000। तो ऊपर यहाँ पे लिख दिया 168,75,000। इसका टोटल कर लें तो टोटल कैपिटल आ जाएगी और वहां से आ जाएगा वेट 168,75,000 प्लस 9375,000 262,500,000 डिवाइड कर दो 0.64 पॉइंट और ये वाला 0.35। सिक्स फोर टू एट ये आ रहा था, 9 कर सकते हो और ये 771। अच्छा अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वेट इनटू कॉस्ट 6429 इंटू 10.2864 2.856 टोटल करो कितना बेटा 13.14 13.141। तो ये निकल गया के ओ। ये बिफोर आया कि आफ्टर? चलो अब आफ्टर भी निकाल लेते हैं फटाफट। चलो नेक्स्ट, अब लिखिए कैलकुलेशन ऑफ WACC आफ्टर द न्यू प्रपोजल सोर्स अमाउंट वेट कॉस्ट, वेट इनटू कॉस्ट, रखो वैल्यू। सोर्स में इक्विटी है, एक लाइन छोड़ के डेट। अब आइए बेटा इसके बारे में पढ़ा जाए। चलो अब एक मिनट जरा सब लोग स्क्रीन पे देख लो। देखो जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इतना तो इनकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी, इससे हमें कोई मतलब है नहीं, इतना हम लगा चुके हैं। अब आगे पढ़ो। द फर्म हैज न्यू प्रपोजल बिफोर इट विच रिक्वायर 75 लाख। कितने पैसे चाहिए इनको? अच्छा और ये देखो क्या लिखे हैं, टू फाइनेंस दिस प्रपोजल, इस पैसे को अरेंज करने के लिए फर्म इज एक्सपेक्टिंग इशू ऑफ एडिशनल डेट, विल नॉट बी इशूइंग एनी इक्विटी। तो बेटा इक्विटी पहले 1,68,75,000 का था तो वही रहेगा, क्योंकि नए पैसे कहां से ला रहा है? डेट से ला रहा है। चलो तो लिखो इसमें इक्विटी वही रहेगा 168,75,000
और डेट बढ़ जाएगा अपने पास। देख लो एक बार कितने का। पहले था हम लोग के पास कितना बेटा, 9375, और ये वाला लेके आ रहा है 75 लाख और लेके आ रहा है। और ये देखो चांस की बात, सब बच्चे स्क्रीन पे देखना। चांस की बात ये है बेटा, ये देखो 8% का डेट पहले था और 8% अभी भी है, तो हम उसी में जोड़ के लिख सकते हैं ना, नहीं तो 2 बार लिखना पड़ता। 8% अलग, 9 होता तो 9 या 7 कुछ अलग, समझ आया? तो उसी में जोड़ दो जरा। पुराना वाला कितना था, 9 पहला था 9375,000, और अभी लाए हैं 75 लाख, 168,75,000, इसी के बराबर ही तो हो गया। तो बड़ा आसान है, वेट हो गया आधा आधा, 0.5 337,500,000 और अब लिखते हैं कॉस्ट। तो चलिए कॉस्ट लिखा जाए। इसका तो कुछ निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, डेट वाला कितना है 8%, टैक्स है नहीं सवाल में तो 8 ही रहेगा। इक्विटी वाली बेटा निकालनी पड़ेगी। आइए इक्विटी वाली निकाल लें। तो यहां नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वही तरीका, EBIT में से माइनस करते हो इंटरेस्ट, तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, या यही है अर्निंग आफ्टर टैक्स, या यही है अर्निंग फॉर इक्विटी। अगर हम लोग EBIT की बात करें तो EBIT है दो, एग्जिस्टिंग और न्यू। तो बेटा पहले से EBIT था 34,50,000 का। क्वेश्चन में दिया है नया EBIT आएगा 14,25,000 का। टोटल कर लो जरा इसका, 48,75,000। अच्छा इंटरेस्ट भी दो है बेटा अपने पास, पुराना अलग था 7,50,000 और नया भी जा रहा होगा। $7,50,000 का इंटरेस्ट पहले से जा रहा था, और नया 75 लाख का लोन लिया है 8% पे, 6 लाख, 13,75,000 माइनस कर दो, 35,25 सही है। किसका, इन दोनों का? अच्छा अच्छा, 1350, ये टोटल ठीक है। अच्छा अब बेटा इसको डिवाइड कर दो उससे, वैल्यू ऑफ इक्विटी से। वैल्यू ऑफ इक्विटी 168,75,000, तो ये ए है ये बी है, तो के ई आ गया A/B, 3525,000 डिवाइडेड बाई 168,752, 0.2088, तो इसको बेटा 20.9 भी कर सकते हो, 20.9। अब इसको रख दो यहाँ पे 20.9 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 10.45, और ये वाला 14.45 इज योर KO।
बेटा 16 क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, एक बार चेक करो जरा। क्वेश्चन नंबर 16। नहीं किया ना? नहीं किया, चलो। तो हम लोग 16 करने जा रहे हैं, आ जाओ 16C पे। सब लोग आ जाइए, क्वेश्चन 16C। क्वेश्चन नंबर 16C, चलो देखो फटाफट। ये रहा, देखो बेटा, पढ़ो। लिखा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू टू कंपनीज बिलोंगिंग टू सेम रिस्क क्लास, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। क्या क्या? इनके पास 12% का डेट है, इनके पास डेट नहीं है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ नहीं है, यहाँ है। अच्छा, 18% का। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ये दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू, अच्छा मुझे बता दो इसमें से कौन सी लेवर्ड फर्म है, कौन सी अनलेवर्ड है? कौन सा? बी लिमिटेड कैसी है? लेवर्ड है, और सी लिमिटेड अनलेवर्ड है। बस ये बात ध्यान रखना। अब ये पढ़ो क्या कहते हैं। डिटरमिन द टोटल मार्केट वैल्यू इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट WACC फॉर ईच कंपनी एज्यूमिंग नो टैक्सेस एज पर MM अप्रोच। अब लगाओ दिमाग, बताओ। MM अप्रोच विदाउट टैक्स क्या बताती थी? कि चाहे डेट बढ़ा लो घटा लो कुछ भी कर लो, क्या होगा हम लोग का? KO सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा किससे कहा है? एज पर MM अप्रोच विद टैक्स। और शुरू करते हैं बेटा, चलो। तो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है MM अप्रोच, उसका प्रॉपर इसमें रिवीजन हो जाएगा। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ क्या क्या पूछा है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, और ठीक, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अभी हम ए कर रहे हैं पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट वैल्यू, इक्विटी नहीं, टोटल मार्केट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू टोटल निकालनी है बेटा, इक्विटी नहीं। अच्छा, अब याद करो जरा, टोटल मार्केट वैल्यू कैसे आती है? वैल्यू ऑफ लेवर्ड कैसे आती है? MM अप्रोच में पहले हम किसकी निकालते हैं? अनलेवर्ड की। पहले किसकी निकालते हो? फिर अनलेवर्ड वाले में याद करो, डेट इनटू टैक्स। हालांकि इसमें टैक्स तो है नहीं। तो अब ये देखो, चलो निकालो, लिखिए वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। कौन सी इनकी? बी की सी? सी लिमिटेड। अच्छा, अब बेटा जो जो अनलेवर्ड है, जरा बताना उसके पास क्या होगा? इक्विटी होगा, डेट होगा? उसका KE ही क्या हो जाएगा? KO। और आपने पढ़ा है मार्केट वैल्यू, टोटल टोटल मार्केट वैल्यू बराबर होती है, अभी आज की क्लास में निकाल भी चुके हो, EBIT डिवाइडेड बाई KE। और मुझे EBIT दोनों का दिया हुआ है, 9 लाख है सी लिमिटेड का। 9 लाख को डिवाइड कर दिया KE से, KE भी इसका दे रखा है 18%। देखो कितना आएगा। सी लिमिटेड का आ गया, सही है। अच्छा, अब आगे बेटा,
अगर हम निकाले मार्केट वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म, दैट इज बी लिमिटेड, तो एज पर मार्केट वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म, ये होगा मार्केट वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। तो अनलेवर्ड की मार्केट वैल्यू है 50 लाख। अब जरा देखो इसके पास डेट कितने का है, दूसरी वाले के पास, कंपनी के पास 17 लाख का। तो डेट है बेटा इनके पास 17 लाख का, टैक्स रेट है 0, तो ये वही आ गया 50 लाख। तो ये बात प्रूव हो गई कि कोई भी लेवर्ड फर्म हो या अनलेवर्ड हो, ने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इनका एक आंसर आया। अब दूसरा, इसने शायद के ही बोला था, देखो क्या था आंसर। इसने कहा था पहले तो मार्केट वैल्यू निकाल दो, निकल गया। हाँ, अब के ई और डब्ल्यू ए सी सी, के ई और डब्ल्यू ए सी सी, तो अब यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब वही तरीका बेटा, ई बी आई टी। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसकी निकलेगी, बी लिमिटेड की कि सी लिमिटेड की? नहीं बेटा, एक के पास तो इक्विटी है ही नहीं ना, जिसकी है उसी की तो निकालोगे। ई बी आई टी कितना दे रखा है देखो, 9 लाख। इसमें से माइनस कर दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है बेटा? बेटा ये जो डेट लिखा है 17 लाख, ये 27 लाख है, इसको रेक्टिफाई कर लेना। और यहाँ तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ डेट था ही नहीं, इसको मैं 27 करूँगा तब भी आंसर वही आएगा। अब यहाँ लेकिन फर्क पड़ेगा, 27 लाख का जरा निकालो, कितने परसेंट था, 12%। देखो कितना आएगा, चलो अब बताओ कितना आएगा माइनस करके, 576। ईबीटी बोलो इसी को अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो, इसी को अर्निंग फॉर इक्विटी बोलो, और इसी को डिवाइड कर दिया के ओ से, के ओ है 18%, तो आ गई वैल्यू ऑफ फर्म
576 डिवाइडेड बाई 18%, 32 लाख। अब इसमें से माइनस कर दो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये 50 लाख होगा ना बेटा वैल्यू ऑफ फर्म, वो तो इक्विटी निकल के आ गया था। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हो? EBIT डिवाइडेड बाई KO। EBIT ये दे रखा है हम लोग को 9 लाख डिवाइडेड बाई KO, ये है। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये अभी मैंने रेक्टिफाई कराया 27 लाख, तो आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 23 लाख। और यहाँ से अगर निकालें इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, तो इक्विटी के लिए अर्निंग थी 576 और इक्विटी की वैल्यू आई 23 लाख। देखो कितना आएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। $25.04। अब निकाल दो WACC। चलो अब जैसे निकालते हैं बेटा, हो गया यहाँ तक। अब लिखिए कैलकुलेशन ऑफ WACC सोर्स अमाउंट वेट कॉस्ट, वेट इनटू कॉस्ट। सोर्स में हमारे पास इक्विटी है और डेट है। डेट की वैल्यू 27 लाख है, इक्विटी अभी अभी निकाले हो 23 लाख। तो पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, क्वेश्चन में दिया है 12%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल चुके हैं 25.04। मल्टीप्लाई कर लो।
हो गया बेटा? अच्छा अब इधर देखो मेरी तरफ। अब दोबारा ये क्वेश्चन करना है, और दोबारा मैं ऐसे क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ आपको। अब की बार कैसे करना है? एमएम अप्रोच विद टैक्स। अब बताओ, अगर टैक्स है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, मैं बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ अगर खुद से करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो, जब हम लोग के पास टैक्स आएगा तो ईबीआईटी तो प्रॉफिट होगा नहीं। जब टैक्स आ जाता है तो क्या लिखवाया था? ईबीआईटी को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो और के से डिवाइड करो, तब जाके वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे क्या चेंज आएगा? ये 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई होगा। याद आ रहा है? और फिर ये किसका निकलेगा? अनलेवर्ड का। जब लेवर्ड का निकालोगे तो डेट 27 लाख का है, अब की बार 40% का टैक्स भी हो गया, तो इनका निकल के आ जाएगा। ठीक है? अच्छा अब जब यहाँ आओगे तो यहाँ हम लोग यहीं पे रुक गए, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया। अब क्या चेंज आएगा? यहाँ से टैक्स माइनस होगा, तब फिर क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या बनेगी? अर्निंग फॉर इक्विटी। ठीक है, वो बनेगी। और बाकी डब्ल्यू में ये 12% नहीं रहेगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट हो जाएगा ना, जब टैक्स रेट है। यही 3 चेंज आएंगे। अगर समझ रहे हो तो खुद से लगाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अब आज बेटा यहीं तक हम लोग करेंगे। अगर और कोई क्वेश्चन करवाना हुआ तो ठीक, नहीं तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है हम लोग का।